हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। नमस्ते, राधे राधे। पिछली वीडियो में तो हमने एनसीईआरटी पॉलिटी के एमसीक्यू कर लिए थे, है ना। और कुछ जो टॉपिक बचे थे उसको ने बोला था अगली वीडियो में हम कर लेंगे, है ना। तो इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बेल्जियम की बात करते हैं ना। बेल्जियम को क्या कहता, भाषीय आधार पर क्या कहता, विभाजित किया गया था। जैसे डच में क्या था, डच में 59% थी। फ्रेंच बोलने वाले कितने थे, 40% थे। और जर्मन कितने थे, 1% थे। ठीक है। अब जब हम डच की बात करते हैं, है ना, डच की बात करते हैं तो डच कहाँ था, बेल्जियम में कहाँ था, नॉर्थ में था। कहाँ था, नॉर्थ में था, नॉर्थ बेल्जियम में था। तो उसको बोलते हैं फ्लेमिश। क्या बोलते हैं उसको, फ्लेमिश। ठीक है। और अगर हम फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच कहाँ था, साउथ में था। कहाँ था, साउथ में था। और कौन से रीजन में था, तो वेलोनिया रीजन में था। ठीक है, वेलोनिया रीजन में था। ठीक है, फ्रेंच कहाँ था, वेलोनिया रीजन में था। और डच कहाँ था, नॉर्थ रीजन में था। लेकिन जब हम बेल्जियम की बात कर रहे हैं तो डच भाषी कितने हैं, 59% है। फ्रेंच कितने हैं, 40% हैं। और जर्मन कितने हैं, 1% है। यानी कि बेल्जियम में डच भाषी ज़्यादा है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं। जब हम बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स की बात करते हैं, ठीक है, ब्रुसेल की बात करते हैं तो उसमें क्या 80% क्या है, फ्रेंच स्पीकिंग है। ठीक है, कितने हैं, 80% फ्रेंच स्पीकिंग है। और 20% कितने हैं, 20% कितने डच स्पीकिंग है। यानी कि कैपिटल ब्रुसेल्स में उल्टा हो जा रहा है। ब्रुसेल्स में कितने हैं, फ्रेंच भाषी ज़्यादा लोग हैं और डच जो है वो संख्या में कम है। ठीक है। अब क्या हुआ, 1970 से 1993 के बीच 4 संशोधन हुए। ठीक है, 4 संशोधन हुए। और इन्होंने क्या किया, अपनी सॉल्यूशन का क्या रिजोल्व कर लिया, है ना। इन्होंने बोला कि जो सेंटर होगा, ठीक है, सेंटर होगा वहां पे कौन बैठेंगे, सेंटर होगा वहां पे कौन बैठेंगे, वहां पे डच भी बैठेंगे, एक डच बैठेगा और एक कौन बैठेगा, फ्रेंच बैठेंगे, है ना, फ्रेंच बैठेगा। अगर डच को कोई कानून बनाना है, ठीक है, डच को कोई कानून बनाना है तो वो बिना फ्रेंच के बिना साइन के वो पास नहीं हो सकता। ठीक है, अगर फ्रेंच को कोई कानून बनाना है तो वो बिना डच के साइन के पास नहीं हो सकता। यानी कि अगर फ्रेंच को कोई कानून बनाना है तो वो क्या करेगा, डच के बारे में सोचेगा। और डच को कोई कानून बनाना है तो उसको फ्रेंच के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, लड़ाई झगड़ा एकदम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम इतना ही जानना है इसके बारे में। अब नीचे जब हम देखते हैं तो बेल्जियम में क्या था, बेल्जियम में 1993 में क्या हुआ, संविधान में कुछ बदलाव हुए। ठीक है, संविधान में कुछ बदलाव हुए। क्या क्या बदलाव हुए, एकात्मक शासन प्रणाली की जगह क्या हुई, संघीय शासन प्रणाली अपना ली। यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बेल्जियम ने फेडरलिज्म कब अपनाया, तो कब अपनाया, 1993 में। ठीक है। और एक दूसरा क्वेश्चन, कितने संशोधन हुए थे, तो कितने हुए थे, 4 संशोधन हुए थे। ठीक है। ठीक है, इतनी बात तो हमें समझ आ गई। अब हम श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो 2 करोड़ है। ठीक है। तो मैक्सिमम देखें तो 74% कौन रहते हैं, सिंहली रहते हैं। 18% कौन रहते हैं, तमिल रहते हैं। और 7% कौन रहते हैं, ईसाई रहते हैं। ठीक है। फिर बोल रहा हूं मैं, 74% कौन है, सिंहली है। 18% कौन है, तमिल है। 7% कौन है, ईसाई है। ठीक है। अगर हम बात करें तो सिहली कौन से धर्म को मानते थे, तो बौद्ध धर्म को मानते थे। कौन से धर्म को मानते थे, तो बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है। और तमिल में कौन है, कुछ मुस्लिम है, हिंदू है और ईसाई भी हैं। ठीक है, कुछ भारतीय तमिल भी हैं श्रीलंका में, कुछ मुस्लिम हैं और कुछ ईसाई हैं। ठीक है। तो 1948 यहां से क्वेश्चन बन सकता है, 1948 में क्या हुआ था, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। ठीक है, 1948 में क्या हुआ, श्रीलंका क्या हुआ, स्वतंत्र राष्ट्र बना। ठीक है। अगर हम मेजोरिटी की बात करें तो श्रीलंका मेजोरिटी किसकी थी, सिहली की थी। यानी कि मेन रिलीजन कौन क्या था, बुद्धिज्म था। क्योंकि सिहली लोग किसको मानते थे, बुद्धिज्म को मानते थे। और सिहलों की परसेंटेज कितनी थी, तो 74% थी। ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो क्या हुआ, 1956 में क्या हुआ, सिहली का क्या हुआ, सिहलियों ने क्या किया, राजभाषा घोषित किया। ठीक है, सिंहली को क्या किया, राजभाषा घोषित किया। कब, 1956 में। और 1948 में क्या हुआ था, यहां हमने देखा 1948 में क्या होता, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। ठीक है। अब सिंहली मेजोरिटी में ज्यादा तो ये अपनी मनमानी करेंगे कि नहीं करेंगे, तो बोलेंगे सर बिल्कुल ही अपनी मनमानी करेंगे। तो विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में क्या हुआ, जो लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, जो सिंहली थे, उनको क्या की जाने लगी, प्राथमिकता दी जाने लगी। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो तमिल थे वो चिड़ेंगे कि नहीं चिड़ेंगे, बिल्कुल चिड़ेंगे, है ना। तमिल क्या होगा, बिल्कुल चिड़ेंगे। ठीक है, प्राथमिकता किसको मिली थी, सिंहली भाषा को, है ना। और श्रीलंकाई तमिलों ने क्या किया, फिर पार्टी बनाना स्टार्ट किया था। तो कौन सी पार्टी बनाई थी इन्होंने, श्रीलंकाई तमिल इल्म। ठीक है। ठीक है, कब बनाई थी, 1980 में। ठीक है। और कुछ बड़े ज्यादा संगठन बने थे इस पार्टी को लेके, है ना। कौन सी बनाई थी, श्रीलंका तमिल इल्म कब बनी थी, 1980 में। और इल्म का मतलब क्या होता है, ठीक है, इल्म का मतलब क्या होता है, सरकार। ठीक है,
इल्म का मतलब क्या होता है? सरकार होता है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो 1983 से 2009 तक, ठीक है, 1983 से 2009 तक क्या गृह युद्ध क्या चलता रहा, लेकिन 2009 में क्या हुआ? गृह युद्ध का क्या हुआ? अंत हो गया, ठीक है, गृह युद्ध का क्या हुआ? अंत हो गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत कब हुआ था? तो कब हुआ था? 2009 में हुआ था, ठीक है। ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब उसके बाद हम बात करते हैं फेडरलिज्म की, ठीक है। एक टॉपिक है हमारा फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? संघवाद, है ना। क्या मतलब होता है? संघवाद, यानी कि एक से अधिक स्तर पर सरकार का होना। तो अब भारत में कितने टायर सिस्टम है? 3 टायर, है ना। कौन से? स्टेट है, ठीक है, सॉरी सेंटर है, सेंटर के बाद क्या है? स्टेट है, स्टेट के बाद क्या है? लोकल है ना। तो ठीक है, तो एक से अधिक स्तर पर सरकार का होना क्या कहलाता है? फेडरलिज्म कहलाता है, ठीक है। इसमें कुछ बात है, जैसे 2 टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म की अगर हम बात करें तो कौन सी? कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अगर कमिंग टुगेदर फेडरेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है साथ अगर संघ बनाना, ठीक है, ठीक है। इसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में कौन आता है? कौन आता है? तो यूएसए आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और स्विट्जरलैंड आता है। कौन आता है? यूएसए आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, स्विट्जरलैंड। यहां से एग्जांपल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का? यानी कि स्वतंत्र राज्यों का विलय, ठीक है। पहले क्या यूएसए में, है ना, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी देखी होगी तो उसमें क्या 13 कॉलोनीज थी, है ना। तो 13 कॉलोनीज ने क्या किया? साथ आकर क्या किया? संघ बनाया, जिसको क्या यूएसए बोला गया, है ना। लेकिन ये जो 13 कॉलोनीज थी, हर एक कॉलोनी के पास क्या है? अपनी खुद की शक्ति है, अपनी खुद की पावर है, अपनी खुद की पहचान है ना। और यहाँ पे कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में क्या होता है? स्टेट के पास ज्यादा पावर होती है एज कंपेयर टू सेंटर, ठीक है। ये बात याद रखना कि स्टेट के पास क्या होगी? ज्यादा पावर होगी एज कंपेयर टू सेंटर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है स्वतंत्र राज्यों का विलय, है ना, कि राज्य जो है वो खुद को से स्वतंत्र है, पर उन्होंने क्या किया? साथ अगर एक संघ बना दिया, जिसका नाम दे दिया यूएसए, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। समान शक्ति, ठीक है। हर एक जो 13 कॉलोनी, हर एक के पास क्या रहेगी? समान शक्ति रहेगी, ठीक है। हर एक कॉलोनी के पास क्या रहेगी? समान शक्ति रहेगी। लेकिन हर एक कॉलोनी की शक्ति क्या है? क्या है? राज्य की शक्ति क्या है? सेंटर से ज्यादा है, ठीक है, ठीक है। ये बात तो सर हमें समझ में आ गई। अब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, ठीक है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में कौन आता है? भारत आता है, बेल्जियम आता है और स्पेन आता है। कौन आता है? भारत आता है, बेल्जियम आता है, स्पेन आता है, ठीक है। तो अब भारत क्या है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब क्या है? कि केंद्र की शक्ति, यानी कि ज्यादा पावर किसके पास रहेगी? सेंटर के पास रहेगी, ठीक है। स्टेट के पास उसके मुताबिक क्या होगी? कम पावर होगी, ठीक है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या है? सेंटर के पास ज्यादा पावर होगी एज कंपेयर टू स्टेट, ठीक है। ये ऐसी शासन प्रणाली है जहां एक बड़ा देश अपनी विविधता को बनाए रखने के लिए राष्ट्र एकता को क्या करता है? सुनिश्चित करता है, और शक्तियों को क्या करता है? केंद्र और राज्यों के बीच क्या करता है? विभाजित करता है। लेकिन एट द एंड ज्यादा शक्ति किसके पास रहेगी? सेंटर के पास रहेगी। रेजिडुअल सब्जेक्ट जो होते हैं, ठीक है, उन पे भी कौन निर्णय ले पाएगा? अंतिम शक्ति किसकी मानी जाएगी? सेंटर की मानी जाएगी, ठीक है। किसकी मानी जाएगी? सेंटर की मानी जाएगी, ठीक है। इतनी बात सर हमें समझ में आ गई। क्योंकि क्या है, भारत में क्या है और बड़े बड़े देशों में क्या विविधता है? कैसी विविधता है? भाषा के आधार पर विविधता है ना। पहले देखा गया कि सबसे पहले जो राज्यों का विभाजन था वो किसके हिसाब से हुआ? भाषा के आधार पर हुआ, है ना। फिर उसके बाद क्या देखा गया, है ना? सांस्कृतिक विविधता है ना। और कैसी है? जियोग्राफिकल है ना। तो इतनी बात तो सर हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे आगे हम बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्लियरली डिवाइड्स लेजिस्लेटिव पावर इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। सेंटर को कुछ पावर दी गई है, कुछ स्टेट कुछ रूल एंड रेगुलेशन बना सकता है, और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं सेंटर में क्या है? डिफेंस है, एटॉमिक एनर्जी है, फॉरेन अफेयर्स किसके अंदर आते हैं? ये सब किसके अंदर आते हैं? और भी हैं किसके अंदर आते हैं? सेंटर के अंदर। स्टेट के अंदर क्या आता है? पुलिस आती है, पब्लिक हेल्थ आती है, लोकल गवर्नमेंट किसके अंदर आती है? स्टेट के अंदर। और कंकरेंट, ठीक है, समवर्ती सूची, इसके अंदर क्या आता है? एजुकेशन, फॉरेस्ट, लेबर, वेलफेयर। इस पे दोनों कानून बना सकते हैं, सेंटर प्लस स्टेट दोनों कानून बना सकती है। लेकिन अंतिम शक्ति किसकी मानी जाएगी? सेंटर की मानी जाएगी। ये हम बात कर रहे हैं भारत की, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं भारत की, यानी कि होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म की। अगर मैं बात करूं कमिंग टुगेदर फेडरेशन की, तो कंकरेंट लिस्ट की पावर किसके पास चल जाएगी? फिर स्टेट के पास चल जाएगी, ठीक है। क्योंकि यूएसए में क्या है? स्टेट के पास ज्यादा पावर है, ठीक है। आगे बिल्कुल समझ आ गया। और कुछ ऐसे हैं रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स भी हैं, इन पे कौन कानून बना सकता है? तो इन पे केवल सेंटर ही कानून बना सकता है। जैसे साइबर स्पेस एंड ई कॉमर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और भी है ना। तो इन पे कौन कानून बनाएगा? इन पे सेंटर ही कानून बनाएगी, ठीक है। लेकिन कंकरेंट लिस्ट में क्या है? सेंटर भी बना सकती है, स्टेट भी बना सकती है, लेकिन अंतिम शक्ति किसके पास होगी? सेंटर के पास होगी, ठीक है सर। इतनी बात समझ में आ गई, है ना। अब कुछ आर्टिकल 371 है ना, इसमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जैसे कुछ विशेष स्टेट्स हैं, है ना।
जैसे अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मिजोरम है, इनमें क्या है, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इनसे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई है, इनसे ज्यादा छेड़छाड़ की भी नहीं जाएगी, है ना। तो क्या होगा, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इनको किसके अंदर रखा गया, 371 आर्टिकल के अंदर रखा गया है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या होता है, वर्क क्या होता है। ठीक है, चुनाव लड़ना और सरकार बनाना। ठीक है, और क्या करना है, क्या करना है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, कैसे, अपनी पॉलिसीज के द्वारा, है ना। अट्रैक्टिव करेंगे लोगों को कि तुम हमारी पार्टी को वोट दो, हमारी पार्टी को जिताओ, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, वो करेंगे, है ना, सो ऑन। ठीक है, तो लोकतंत्र में, अगर लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में कभी भी वन पार्टी सिस्टम हो ही नहीं सकता, है ना। तो फिर वो तो तानाशाही हो जाएगी। तो क्या होगा, या तो ड्यूअल पार्टी सिस्टम होगा या मल्टी पार्टी सिस्टम होगा, यानी कि ऑप्शन होगी जनता के पास। अगर एक सरकार अच्छा काम नहीं करती है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा, और क्या हो जाएगा, दूसरी सरकार को चुन लिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सरकार के मन में भी, जो करंट में चल रही है उसमें मन में डर होगा कि अगर अच्छे से काम नहीं किया तो हमारी सीट जो है वो जा सकती है। ठीक है, और क्या होती है, कोलिजन गवर्नमेंट। ठीक है, और क्या होती है, कोलिजन गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब क्या है, गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार। ठीक है, यानी कि एक पार्टी को, ठीक है, दो पार्टीज खड़ी हैं, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है। ठीक है, दो पार्टी क्या करेंगी, कोलाइड कर लेंगी आपस में, है ना, और क्या बन जाएगी, गठबंधन की सरकार बन जाएगी। सिंपल है। ठीक है, तो कुछ पार्टीज देख लेते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी है। ठीक है, गठन कब हुआ, 26 नवंबर 2012 को। ठीक है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, जैसे 1 जनवरी 1998 को क्या हुआ इसका, 1 जनवरी 1998 को क्या हुआ, इसका गठन हुआ, और प्रतीक क्या है, पुष्प और तृण। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी है, 1984 को इसका गठन हुआ था। इसमें कौन थे, दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियों को क्या किया, शामिल किया गया। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ, इसका 1951 में हुआ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा किया गया था। और देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए क्या करना, समान नागरिक संहिता। ठीक है, ये कुछ पार्टियां हैं, ये तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही है, ये तो थोड़ा पढ़नी ही पड़ेगी, है ना। बाकी अब चलते हैं हम एमसीक्यू के थ्रू, और एमसीक्यू के थ्रू हम क्या करते हैं, कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज इज एन एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज इज एन एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन यानी कि यूएसए अगर बात हो रही है भैया। तो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है। ठीक है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में किसके पास होगी पावर, ज्यादा स्टेट के पास, है ना, सेंटर के मुकाबले। ठीक है, तो क्या इंडिया है, स्पेन है, यूएसए है, या बेल्जियम है। तो क्या आंसर होगा, पता है, हमने ऊपर पढ़ ही लिया, तो क्या है, यूएसए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन इंडिया सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स आर इंक्लूडेड इन विच लिस्ट। ठीक है, भारत में रक्षा, विदेश मामलों जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषयों को किस सूची में शामिल किया गया है, रक्षा और विदेश मामलों को, किसको, क्या स्टेट में किया गया, क्या यूनियन में किया गया, क्या कंकरेंट में किया गया, या रेजिडुअरी सब्जेक्ट में रखा गया है। तो किस में किया गया है, यूनियन में। अगला, विच एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल वाज एडिड to the Indian federal system by the 73rd and 74th constitutional amendments। 73rd 74th संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संघीय व्यवस्था में किस प्रशासनिक स्तर को जोड़ा गया था, किसको जोड़ा गया था, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जोड़ा गया था, क्या वो स्टेट गवर्नमेंट को जोड़ा गया था, क्या वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जोड़ा गया था, क्या वो जोनल काउंसिल्स को जोड़ा गया था। ये देख लेना ध्यान से, 73 74, है ना। तो क्या किसको जोड़ा गया था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सब्जेक्ट्स लाइक एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड ट्रेड यूनियंस कम अंडर विच लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शिक्षा, वन और ट्रेड यूनियन जैसे विषय भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत हैं। ठीक है, किस सूची के अंतर्गत हैं, यूनियन लिस्ट के अंदर है, कंट्री लिस्ट के अंदर है, स्टेट लिस्ट के अंदर है, या रेजिडुअरी लिस्ट के अंदर है। किसके अंदर है, तो किसके अंदर है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर है। ठीक है, हु हैज द पावर टू मेक लॉ ऑन रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स नॉट मेंशन्ड इन एनी लिस्ट इन इंडिया। ठीक है, मैंने बताया भी है अभी ऊपर, भारत में अवशिष्ट विषयों के वे विषय जो किसी सूची में शामिल नहीं है पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, लोकल बॉडी के पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है, बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास है। रेजिडुअरी सब्जेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, किसके पास है, तो किसके पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, विच कंट्री फॉलोज अ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रेदर देन अ फेडरल नोट। कौन सा देश संघीय व्यवस्था
ठीक है, के बजाय एकात्मक शासन प्रणाली का पालन करता है। कौन करता है? क्या यूएसए करता है, क्या कनाडा करता है, क्या यूके करता है, या ऑस्ट्रेलिया करता है? कौन करता है? तो कौन करता है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। अगला, इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ सेंट्रल स्टेट एंड अ स्टेट लॉ ऑन अ सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट, विच लॉ प्रिवेल्स? समवर्ती सूची के किस विषय पर केंद्र के कानून और राज्य के कानून के बीच टकराव की स्थिति में किसका कानून मान्य होता है? किसका कानून मान्य होता है? देख लो, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। समवर्ती के विषय पर केंद्र और कानून राज्य के कानून के बीच टकराव की स्थिति में किसका कानून मान्य होता है ना? कंकरेंट लिस्ट में कौन कानून बना सकता है? अंतिम शक्ति किसके पास है? मैं चिल्ला चिल्ला के बता भी रहा था ऊपर। द स्टेट लॉ, द यूनियन लॉ, बोथ लॉ बिकम वॉइड, या सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स? तो किसका होता है? यूनियन का, है ना, केंद्र का। बताया भी था मैंने ऊपर चिल्ला चिल्ला के। विच शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नेटिव स्पीकर? भारत में किस अनुसूचित भाषा को बोलने वाले लोग का प्रतिशत सबसे अधिक है? बंगाली, हिंदी, तमिल, तेलुगु? तो कौन सी है? हिंदी। द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर्स? पंचायती राज व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना शामिल है? विलेज ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज स्टेट लेवल, विलेज डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल्स, विलेज ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट स्टेट? तो कौन सा है? तो कौन सा है? विलेज यानी कि ग्राम, ब्लॉक यानी कि ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि जिला स्तर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंडामेंटल फीचर ऑफ ए फेडरल गवर्नमेंट? संघीय सरकार की बुनियादी विशेषता क्या है? क्या है? पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ सिंगल डिक्टेटर, शक्तियों का एक ही तानाशाह में निहित है। पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित होती है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशरी, कार्यपालिका सीधे न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। स्टेट्स आर कंप्लीटली सबऑर्डिनेट टू सेंटर, राज्य पूरी तरह से केंद्र के अधीन होते हैं। तो बताओ भैया 10वें का आंसर तो क्या है? पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, यानी कि शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित होती है। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट में। इन इंडिया हाउ मेनी लैंग्वेजेस दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ शेड्यूल लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल? कितनी है? भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई? कितनी? 15 दी गई, 20 दी गई, 22 दी गई, या 25 दी गई? बताओ। तो कितनी? 22। ठीक है, ये तो लड्डू है। Which body acts as an umpire in case of disputes between different level of government in a federation? किसी संघ में सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच विवादों के मामले को कौन सा निकाय अंपायर के रूप में कार्य करता है? कौन सा? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, कोर्ट, जुडिशरी, न्यायालय, न्यायपालिका, या फिर प्राइम मिनिस्टर? तो कौन सा? तो कौन सा है? कोर्ट्स यानी कि जुडिशरी। ठीक है। The creation of which states in India was based on culture, ethnicity और geographical rather than language? भारत में किन राज्यों का गठन भाषा के बजाय संस्कृति, जातीयता या भूगोल के आधार पर किया गया था? आर्टिकल 371 आ गया भैया। ठीक है, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब या तमिलनाडु? तो कौन सा है? तो कौन सा है? नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, है ना। अगला, What percentage of seats are reserved for women in local government bodies in India? भारत में स्थानीय सरकार निकायों, पंचायती राज नगर पालिकाओं में महिलाओं की कितने प्रतिशत सीटों आरक्षित की गई? कितनी की गई थी? 25 की गई थी, 33% की गई थी, जो 1/3 है ना, 50% की गई थी, या 10% की गई थी? तो कितनी की गई थी? तो कितनी की गई थी? 33%। अगला क्वेश्चन, Which of the following is an example of a holding together federation? ठीक है, ये तो पता ही चल गया कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, यानी कि पावर जो होगी वो किसके पास रहेगी? सेंटर के पास रहेगी, है ना। हालांकि स्टेट्स में भी दी जाएगी, लेकिन अंतिम शक्ति किसकी है? सेंटर की है। ठीक है, तो अब देखते हैं, क्या यूएसए है, क्या स्विट्जरलैंड है, क्या ऑस्ट्रेलिया है, क्या इंडिया है? ठीक है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में बताओ भैया। ये तो अब तक हो ही गया होगा, दिमाग में बैठ ही गया होगा, है ना। भारत, ऑप्शन नंबर डी। अगला, पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अ कंट्री दैट हैज ओनली वन पार्टी, ठीक है, ओनली वन पार्टी अलाउड टू फंक्शन एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट इज कॉल्ड? एक ऐसा देश जहां केवल एक ही राजनीतिक दल को कार्य करने और सरकार को नियंत्रित करने की अनुमति होती है कहलाता है? 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, 1 पार्टी सिस्टम, या डेमोक्रेटिक सिस्टम? क्या बोलते हैं? ठीक है, एक ऐसा देश जहां केवल एक ही राजनीतिक दल को कार्य करने और सरकार को नियंत्रण करने की अनुमति होती है, क्या बोलते हैं उसको? तो क्या बोलते हैं उसको? 1 पार्टी सिस्टम बोलते हैं, सिंपल। Which of the following countries is the best example of 2 party system? निम्नलिखित में से कौन सा देश द्विव्यवस्था
ठीक है, द्विदलीय व्यवस्था, टू पार्टी सिस्टम का सबसे अच्छा उदाहरण है कौन सा है? इंडिया, यूएसए है, चाइना या नॉर्थ कोरिया है? कौन सा है? तो कौन सा है? यूएसए। अगला क्वेश्चन, वट इज एन अलायंस और अ फ्रंट इन अ पॉलिटिकल सिस्टम? राजनीतिक व्यवस्था में गठबंधन या मोर्चा क्या होता है? क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल प्रोटेस्टिंग, सेवरल पार्टीज ज्वाइनिंग हैंड्स टू कंटेस्ट इलेक्शन, अ स्प्लिट विद इन अ सिंगल पार्टी, अ स्टेट लेवल स्टूडेंट यूनियन। ठीक है, क्या होता है गठबंधन या मोर्चा? अभी बताया मैंने, बताओ क्या होता है? सेवरल पार्टीज ज्वाइनिंग हैंड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, यानी कि चुनाव लड़ने के लिए कई दलों का हाथ मिलाना। ठीक है, क्योंकि एक पार्टी जीतती नहीं है तो उसको क्या करना पड़ता है? दूसरी पार्टी का सहारा लेना पड़ता है भैया, बहुमत के लिए, है ना। अगला, विच इंस्टीट्यूशन रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज एंड एलोकेट सिंबल टू देम इन इंडिया? भारत में कौन सी संस्था राजनीतिक दलों का पंजीकरण करती है और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करती है? कौन सी है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट है, क्या वो पार्लियामेंट है, क्या वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, या फिर नीति आयोग है? तो क्या है वो? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगला, टू बिकम अ रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी इन इंडिया अ पार्टी मस्ट सिक्योर एटलीस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स? भारत में एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल बनने के लिए किस दल को कम से कम कितने % वोट प्राप्त होना आवश्यक है? ठीक है, देख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल बनाने के लिए, एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल बनाने के लिए किस दल को कम से कम कितने % वोट प्राप्त करना आवश्यक, कितने % वोट होने चाहिए एक मान्य राष्ट्रीय दल बनने के लिए? तो कितने? 2%, 4%, 6%, 10%? ठीक है, तो कितने होने चाहिए? 6%। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन आइडियोलॉजी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की मुख्य विचारधारा क्या है? क्या है? मार्क्सिज्म और लेनिज्म है, क्या कल्चरल नेशनलिज्म है, क्या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, या रीजनल ऑटोनॉमी है? ठीक है, रीजनल ऑटोनॉमी है। क्या है? तो क्या है? कल्चरल नेशनलिज्म, यानी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ठीक है। अगला, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉज फाउंडेड 1885 एंड प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन द इंडियन पॉलिटिक्स फॉर डिकेड? किस राजनीतिक दल की स्थापना 1885 में हुई थी और जिसने भारतीय राजनीतिक में दशकों तक प्रमुख भूमिका निभाई? कौन सी थी? भारतीय जनता पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, या बहुजन समाज पार्टी थी? कौन सी थी? तो कौन सी थी? वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगला, द बहुजन समाज पार्टी वॉज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ विच लीडर? बहुजन समाज पार्टी का गठन किस नेता के नेतृत्व में किया गया था? किस नेता के नेतृत्व में किया गया था? है ना, बहुजन पार्टी का गठन। क्या वो कांशीराम था, क्या वो मायावती थी, क्या वो भीमराव अंबेडकर जी थे, या फिर ज्योतिराव फुले थे? कौन थे? तो कौन थे? कांशीराम थे। कौन थे? कांशीराम थे। अगला, व्हाट इज अ टर्म यूज्ड फॉर अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी और फैक्शन? उस व्यक्ति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो किसी राजनीतिक दल या गुट के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध होता है? ठीक है, उस व्यक्ति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो किसी राजनीतिक दल या गुट के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध होता है? ठीक है, क्या बोला जाता है उसको? राजनीतिक बोला जाता है, दलीय पक्षपाती बोला जाता है, मध्य बोला जाता है, या फिर दल बदलू बोला जाता है? क्या बोला जाता है उसको? तो क्या बोला जाता है उसको? दलीय पक्षपाती। अगला क्वेश्चन, चेंजिंग पार्टी अलायंस फ्रॉम अ पार्टी ऑन दोस टिकट अ पर्सन गॉट इलेक्टेड टू अ डिफरेंट पार्टी इज कॉल्ड? जिस दल से टिकट पर कोई व्यक्ति निर्वाचित हुआ हो उसे छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कोलिजन कहलाता है, डिफेक्शन कहलाता है, यानी कि दल बदल कहलाता है, पक्षपात कहलाता है, या फिर संबंधता कहलाता है? ठीक है, एफिलिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? दल बदल। Which of the following is a major challenge faced by political parties today? निम्नलिखित में से भारत कौन सी आज राजनीतिक दलों के सामने एक प्रमुख चुनौती है? कौन सी है? कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है, ठीक है, वंशवाद है, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर है, धन बाहुबल का बढ़ता प्रभाव है, या ऑल ऑफ द अबव है? क्या? तो क्या ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चुनाव के दौरान उम्मीदवार द्वारा दायर किए गए शपथ पत्र में क्या जानकारी होती है? क्या जानकारी होती है? संपत्ति और देनदारियां, लंबित अपराधी मामले, शैक्षणिक योग्यता, या ऑल ऑफ द अबव? क्या होती है? तो क्या होती है? ऑल ऑफ द अबव, ये सभी होते हैं। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज आर प्रेजेंट इन ओनली वन और फ्यू
कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ ए फेडरेशन आर कॉल्ड। वे राजनीतिक दल जो किसी संघ की केवल एक या कुछ घटक इकाइयों में मौजूद होते हैं, ठीक है, वे राजनीतिक दल जो किसी संघ की केवल एक या कुछ घटक इकाइयों में मौजूद होते हैं कहलाते क्या कहलाते हैं? नेशनल पार्टी कहलाते हैं, ग्लोबल पार्टी कहलाते हैं, रीजनल और स्टेट पार्टीज कहलाते हैं, या फ्रंट्स यानी कि मोर्चे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं वो? स्टेट पार्टीज। क्या कहलाते हैं वो? स्टेट पार्टीज। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड लेनिज्म? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल मार्क्सवाद और लेनिनवाद में विश्वास रखता है? कौन सा रखता है? नेशनल कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, या ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस, या राष्ट्रीय जनता पार्टी? ठीक है, या राष्ट्रीय जनता दल। 29 का क्या आंसर है? तो 29 का आंसर क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेसी? लोकतंत्र में हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों होती है? क्यों होती है? विभिन्न विचारों को एकत्र करने के लिए, सरकार बनाने और चलाने के लिए, सरकार पर नियंत्रण या समर्थन करने के लिए, ठीक है, या उपयुक्त सभी। तो पता है ये सारे ठीक है, तो क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, या एनसीईआरटी पॉलिटी की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, हमने करवा दिए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।